गुड आफ्टरनून। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन, जो कि हमारे भोजन का बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। ये हमारे आहार में प्रमुख स्थान रखता है। ये शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान होने वाली जो कोशिकाओं की तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती है, उनकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। इसके अलावा रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए भी प्रोटीन आवश्यक है। इसलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला भी कहते हैं। प्रोटीन की अगर हम रासायनिक संरचना देखें तो ये एक कार्बनिक यौगिक है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर और फास्फोरस भी उपस्थित रहता है। कुछ प्रोटीन के अणुओं के साथ कुछ अकार्बनिक तत्व जैसे कि लोहा, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट एवं अन्य तत्व भी उपस्थित रहते हैं। प्रोटीन जल अपघटन के पश्चात अपनी सबसे सरलतम इकाई में टूट जाता है। अतः अमीनो अम्ल जो होते हैं वो अमीनो अम्ल जो होते हैं आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन हमारे शरीर में, हमारे आहार में प्रमुख स्थान रखता है। ये शरीर की वृद्धि और विकास के लिए नितांत आवश्यक है। हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं और तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत जो होता है प्रोटीन ही करता है। इसके अलावा ये रक्त, मांसपेशियों, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए भी प्रोटीन आवश्यक होता है। प्रत्येक कोशिकाएं जो होती है वह सब प्रोटीन की ही बनी होती है। इसलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला की संज्ञा भी दी गई है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोषक तत्व है। अगर हम इसकी रासायनिक संगठन के बारे में देखें तो प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ प्रोटीन के अणुओं में सल्फर, फास्फोरस भी उपस्थित रहता है। प्रोटीन का मुख्य भाग जो होता है नाइट्रोजन होता है। अमीनो अम्ल, प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अतः अमीनो अम्ल जो होते हैं प्रोटीन की लघुतम इकाई है। ये सभी अमीनो अम्ल मिलकर आपस में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। देयर आर 20 अमीनो एसिड इन आवर बॉडी। आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड, 9 आर एसेंशियल दैट नीड टू टेक एवरी डे फ्रॉम फूड। हमारे टोटल 20 अमीनो एसिड होते हैं, जिसमें से 9 जो होते हैं अत्यंत आवश्यक होते हैं, जिनको भोजन के द्वारा लेने की आवश्यकता पड़ती है। Protein is not stored in the body. That's why it is so important to get the protein you need every day. ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसलिए हमें इसे अलग से लेने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखते हैं प्रोटीन का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। फर्स्ट इज प्रोटीन के भौतिक गुण और घुलनशीलता के आधार पर प्रोटीन को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला है सिंपल प्रोटीन, आर दोज विच आर हाइड्रोलिसिस yield only amino acids and no other major organic or inorganic hydrolysis product. They usually contain about 50% carbon, 7% hydrogen, 2% oxygen, 16% nitrogen and 0 to 3% sulfur. Example: eggs, serum, wheat और rice. सिंपल यानी साधारण प्रोटीन। इस प्रकार के प्रोटीन का निर्माण केवल अमीनो अम्ल से होता है। ये प्रोटीन जल अपघटन के उपरांत सबसे सरलतम इकाई के अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। इसके अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता। ये केवल अमीनो एसिड से ही बनते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अंडे का पीले भाग का प्रोटीन जिसे एल्ब्यूमिन कहते हैं, गेहूं का प्रोटीन जिसे ग्लूटेनिन कहते हैं, दूध का प्रोटीन जिसे लैक्ट एल्ब्यूमिन कहते हैं और चावल का प्रोटीन जिसे आर्जिनिन कहते हैं। ये सिंपल प्रोटीन के उदाहरण हैं। सेकंड है संयुक्त प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। ये वे प्रोटीन होते हैं जिसमें साधारण प्रोटीन के अणु के साथ साथ अन्य पोषक तत्व के अणु भी उपस्थित रहते हैं। इसमें केवल अमीनो एसिड नहीं होता, बल्कि दूसरे पोषक तत्व भी इसके अंदर पाए जाते हैं। जैसे इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज ग्लाइकोप्रोटीन। इसमें साधारण प्रोटीन के साथ यानी कि अमीनो एसिड के साथ में कार्बोज भी उपस्थित रहता है। तो साधारण प्रोटीन यानी कि अमीनो अम्ल प्लस कार्बोज, ये दोनों मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण करता है। सेकंड है न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन यानी कि जैसे कि साधारण प्रोटीन यानी कि अमीनो एसिड प्लस न्यूक्लिक अम्ल, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन का निर्माण करेंगे। लाइपोप्रोटीन, अमीनो अम्ल प्लस लिपिड, ये आपस में मिलकर लाइपोप्रोटीन का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन, साधारण प्रोटीन, ग्लोबिन प्लस हीम, ये हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। तो ये इस तरह से संयुक्त प्रोटीन के कुछ उदाहरण हैं। फिर हम देखते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन हमें किन किन चीज़ों से प्राप्त होता है। इनको दो भागों में बांटा गया है, प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन और एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन। यानी कि प्रोटीन जो होता है हमें वनस्पति जगत से भी मिलता है और प्राणी जगत से भी मिलता है।
पहला हम देखते हैं वनस्पति जगत। वनस्पति जगत से प्राप्त प्रोटीन जो होते हैं आंशिक पूर्ण या अपूर्ण प्रकार के होते हैं। मध्य में आंशिक पूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत दाल, सोयाबीन, बादाम, काजू, मूंगफली, सूखे मेवे आदि आते हैं। दाल एवं सूखे मेवे जो होते हैं इसके अंदर तो हमें सभी 9 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम अनाज, फल और सब्जियों की बात करें तो उसके अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो इनमें अमीनो अम्ल होते हैं वो अपूर्ण प्रकार के मिलते हैं। सेकेंड है एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्राणी जगत से प्राप्त प्रोटीन। प्राणी जगत से जो प्राप्त प्रोटीन होता है उसको उत्तम कोटि का माना गया है। ये पूर्ण प्रोटीन रहता है क्योंकि इसके अंदर सभी आवश्यक अमीनो अम्ल जो होते हैं जो कि हमारी वृद्धि और विकास के लिए भी अत्यंत आवश्यक है, इनके अंदर विद्यमान रहता है। इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि दूध, दही, खोया, अंडा, मांस, मछली, यकृत, पनीर, छाछ आदि। ये सब एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ये इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक होते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, इसके कार्य। शरीर हमारे हमने जैसे पहले भी देखा है कि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कार्य हैं। फर्स्ट इज ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, ये शरीर की वृद्धि और विकास करता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है क्योंकि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं जो होती है प्रोटीन की बनी होती है और ये कोशिकाएं ही ऊतकों का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर सभी अंग तंत्रों का निर्माण करते हैं। यदि प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में शरीर में नहीं होगा तो उससे क्या होगा, नई कोशिकाओं का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। इसलिए नए ऊतकों, अंगों के निर्माण के लिए प्रोटीन अत्यंत ही आवश्यक है। इसके अलावा तंतुओं के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत हेतु भी प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। सभी कोशिकाएं एवं ऊतक एक जैसे क्रियाशील नहीं होते, कई भी इनमें टूट फूट होती रहती है। इसलिए इन विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के कारण कुछ ऊतकों में टूट फूट होती रहती है। इसके अलावा बीमार पड़ने, जल जाने, चोट लगने, घाव होने, दुर्घटना होने पर भी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। तो इन टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करने के लिए और नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए प्रोटीन अत्यंत ही आवश्यक माना गया है। इसके अलावा बायोकेमिकल रिएक्शन जैसे कि शरीर की विभिन्न जो क्रियाएं होती हैं उनको भी ये प्रोटीन नियमित करता है, जिसमें से कुछ है अम्ल क्षार की मात्रा को नियमित करना। प्रोटीन हमारे शरीर में अम्ल व क्षार की मात्रा को नियमित रखता है। जब कभी हमारे शरीर में अम्लीय क्षार की मात्रा अधिक या कम हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में प्रोटीन स्वयं अम्लीय क्षार की तरह कार्य करने लगता है, जिसे प्रोटीन बफर कहते हैं। हार्मोन्स के निर्माण में प्रोटीन हार्मोन्स के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये विभिन्न गतिविधियों को नियमित एवं नियंत्रित रखता है, जैसे थायरोक्सिन हार्मोन ऑक्सीकरण क्रिया एवं शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को भी बनाए रखता है। एंजाइम्स का निर्माण करता है। हार्मोन्स की तरह एंजाइम भी प्रोटीन के ही बने होते हैं। प्रोटीन एंजाइम्स का निर्माण भी करता है। इसके अलावा हमारे शरीर की विभिन्न जितनी भी क्रियाएं होती है जैसे कि भोजन का पाचन, ऑक्सीकरण, चयापचय आदि में भी प्रोटीन जो होता है प्रोटीन की उपस्थिति में ही होता है। एंटीबॉडीज़ के निर्माण में एंटीबॉडीज शरीर को विभिन्न रोगों से लड़ने हेतु क्षमता प्रदान करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। एंटीबॉडीज़ का निर्माण भी प्रोटीन के द्वारा ही होता है। फिर है जल संतुलन बनाए रखने में प्रोटीन की कमी से शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाती है। रक्त के प्लाज्मा में प्रोटीन कोलाइड्स के रूप में उपस्थित रहता है। ये प्रोटीन कोशिका झिल्ली द्वारा नहीं छन पाते। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन हमारे शरीर में परासरण दाब पैदा करता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जल का संतुलन बना रहता है। मांसपेशियों के संकुचन में मांसपेशियों में निरंतर संकुचन प्रसारण होता है और इसके लिए मायोसिन एवं एक्टिन अनिवार्य होता है और इसका निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। विटामिन के निर्माण में भी प्रोटीन आवश्यक है। इसका इम्पोर्टेंट काम है रक्त का थक्का जमाने में। रक्त का प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अगर चोट लगने पर रक्त बहता रहेगा तो जीवन खतरे में पड़ जाता है। तो रक्त का जमना भी एक जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में रक्त में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन होता है वो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में फाइब्रिन प्रोटीन की एक जाल की रचना बनाता है। इसी जाल के कारण रक्त कणिकाएं जो होती है आकर फंस जाती है और रक्त का थक्का बन जाता है और इसके लिए भी प्रोटीन ही जिम्मेदार है। इसके अलावा ट्रांसफर एंड स्टोर न्यूट्रिएंट स्थानांतरण प्रोटीन के रूप में रक्त में उपस्थित स्थानांतरण प्रोटीन पोषक तत्वों को ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचाने में मदद करता है। ऊर्जा प्रदान करने में कार्बोज एवं वसा की अनुपस्थिति में प्रोटीन ही शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये थे इसके प्रोटीन के कार्य। अब हम देखते हैं RDF प्रोटीन यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि दैनिक आवश्यकता हमको उसकी कितनी होती है। तो डाइटरी रेफरेंस इंटेक के द्वारा 0.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, यानी कि पर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग 0.8 ग्राम प्रोटीन पर डे लेना आवश्यक होता है। इसकी
अलग अलग अवस्थाओं में पोषक तत्वों की कितनी मात्रा हमको लेनी चाहिए, ये ICMR के द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसको हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। थैंक यू।